हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं वन शॉर्टेड वीडियो लेक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं, उनकी बायोग्राफी देखेंगे। इस पूरे बायोलॉजी में हमें 10 बायोग्राफी पढ़नी है, जिसमें से एक है एमएस स्वामीनाथन का। एटलीस्ट हमें इनमें क्या देखना है, इनका बर्थ कब हुआ, इनका डेथ कब हुआ, इन्होंने अपना वर्क किस पर किया और इन्हें नोबेल प्राइज कब मिले, इन पर हमें बेसिकली ध्यान देना है। तो चलिए एमएस स्वामीनाथन की बात करते हैं। इनके फोटो को आप पहचान लीजिए, ये एमएस स्वामीनाथन जी हैं। एमएस स्वामीनाथन बॉर्न इन अगस्त 1925 इन कुंभाकोणम नामक स्थान पर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। एमएस स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था? मोन काम्बू सांबशिवन स्वामीनाथन। इन्होंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी से किया था। कहाँ से? तो मद्रास यूनिवर्सिटी से किया था। एंड इसके अलावा आपको और जो ध्यान देना है, इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वामीनाथन और इनकी टीम ने डेवलप किया था वहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस इंक्लूडिंग सेंटेड बासमती। इन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटी राइस की डेवलप किया था एंड बासमती का, जो कि अपने खुशबू के लिए फेमस था। इसके अलावा जो आपको और ध्यान देना है कि स्वामीनाथन ने अपना काम किसके साथ स्टार्ट किया था? तो नॉर्मन बोरलॉग के साथ। एक टर्म यहाँ पर आपका आता है ग्रीन रिवोल्यूशन का। अगर बात करते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो वो हैं आपके नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर मैं कहूँ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो है एमएस स्वामीनाथन। और इन्होंने स्टार्ट किया था लैब टू लैंड फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म भूषण अवार्ड से एंड सेवरल अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड मेडल्स एंड फेलोशिप बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। जो एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट थे उनके द्वारा भी इन्हें बहुत सारे मेडल एंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये रही एमएस स्वामीनाथन की बायोग्राफी। इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। चलिए अगर बात यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं कि कौन से कॉमन डिजीजेज है ह्यूमन में, लाइक टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, एस्कैरियोसिस, मलेरिया, ये सारे डिजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इम्यूनिटी। व्हाट इज द इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एड्स। एड्स कॉजिंग एजेंट क्या है, एड्स जो है उसका, एड्स जो बीमारी काज करता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें कैंसर किसे कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर क्या है, मालिग्नेंट ट्यूमर क्या है, किसे हम कैंसर नाम देंगे, ये चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुड ह्यूमर थ्योरी का। आपका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में है, इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं गुड ह्यूमर थ्योरी है क्या। गुड ह्यूमर थ्योरी, गुड ह्यूमर थ्योरी को मानने वाले जो थे वो इंडियन आयुर्वेदा और यूनानी मेडिसिन। जो ग्रीक मेडिसिन है, ग्रीक मेडिसिन किसे कहते हैं? यूनानी मेडिसिन को कहते हैं। फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन कौन है? फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन की बात करें वो हैं हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स हैं। एंड इंडियन आयुर्वेदा की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन आयुर्वेदा, तो इंडियन आयुर्वेदा के जो फादर हैं वो हैं चरक। तो इंडियन आयुर्वेदा और ग्रीक मेडिसिन गुड ह्यूमर थ्योरी को मानते थे। गुड ह्यूमर थ्योरी है क्या? गुड ह्यूमर थ्योरी
गुड ह्यूमर थ्योरी ये बोला गया था कि गुड ह्यूमर थ्योरी जो ब्लैक बाइल पर्सन होते हैं, इस गुड ह्यूमर थ्योरी में ये बताया गया जो ब्लैक बाइल पर्सन होते हैं उनको ऑलवेज उनको क्या होता है, फीवर होता है और वे हॉट पर्सनालिटी के होते हैं। हॉट पर्सनालिटी बोले तो उनका नेचर एग्रेसिव होता है। गुड ह्यूमर थ्योरी ये कहती है जो ब्लैक बाइल पर्सन होते हैं उनको फीवर होता है और वो हॉट पर्सनालिटी को के होते हैं। इसे मानने वाले ग्रीक मेडिसिन एंड इंडियन आयुर्वेदा थे। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं इस गुड ह्यूमर थ्योरी का, तो अगर हम जिस ब्लैक बाइल की बात करें, वैसे नॉर्मली बाइल का जो कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है, लेकिन अगर ब्लैक बाइल की बात करें, इनका ये बोला गया था कि जो ब्लैक बाइल पर्सन है उनको फीवर होता है, वो हॉट पर्सनालिटी के होते हैं। एंड इस गुड ह्यूमर थ्योरी को डिस्कार्ड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, विलियम हार्वे। गुड ह्यूमर थ्योरी को डिस्कार्ड किसने किया था, डिस्कार्डेड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था बाय यूजिंग थर्मामीटर। इन्होंने थर्मामीटर यूज किया और देखा कि इनमें जो ब्लैक वाइल पर्सन है इसमें कोई फीवर नहीं है। इस बेसिस पर इन्होंने जो गुड ह्यूमर थ्योरी थी उसे डिस्कार्ड कर दिया। विलियम हार्वे को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आया गुड ह्यूमर थ्योरी क्या कहती है, जो ब्लैक बाइल पर्सन होते हैं उनको फीवर होता है और वो हॉट पर्सनालिटी के होते हैं। हॉट पर्सनालिटी बोले तो उनका नेचर अग्रेसिव होता है। एंड इसे मानने वाले कौन थे, जो ग्रीक मेडिसिन थे जिसे यूनानी मेडिसिन कहा जाता है और जो इंडियन आयुर्वेदा मेडिसिन थी, ये दोनों लोग इस थ्योरी को मानते थे। इस थ्योरी को डिस्प्रूव किसने किया, डिस्कार्ड किसने किया, विलियम हार्वे ने किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसे डिस्कार्ड किया था। उन्होंने थर्मामीटर यूज किया और उन्होंने देखा कि ब्लैक बाइल पर्सन एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर सेम ही है। इस बेसिस पर उन्होंने गुड ह्यूमर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। एंड फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी किसे बोला जाता है, विलियम हार्वे का। तो देखिए यही आपका इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system, Hippocrates and Indian Ayurveda system of medicine, it was thought person with black bile, ये सोचते थे जो पर्सन ब्लैक बाइल से बिलोंग करते हैं वो कैसे होते हैं, हॉट पर्सनालिटी की होते हैं, उनका नेचर एग्रेसिव होता है और उनको फीवर होते हैं। अब and then this idea was arrived at by pure reflective thought, the discovery of blood circulation. ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से इस थ्योरी को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया था। इन्होंने देखा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द पर्सन विद ब्लैक बाइल। इन्होंने थर्मामीटर यूज किया और इन्होंने देखा कि इनका जो ब्लैक बाइल पर्सन है उनका भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड एंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या अफेक्टेड होता है, सबसे पहले हमारा माइंड अफेक्टेड होता है। सबसे पहले हमारा माइंड अफेक्टेड होता है। अब जो माइंड से होते हुए हमारा जो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एंड देन ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं।
और इम्यून सिस्टम हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। मीन्स कि हमारे हेल्थ को मेंटेन कौन करता है? इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन करता है। तो अगर कोई बीमारी हमें तब होती है, हमारा हेल्थ खराब तब होता है, सबसे पहले हमारा माइंड अफेक्टेड होता है, देन हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम अफेक्ट होता है। जब नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, देन हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होता है एंड तब जाकर फाइनली हमारा हेल्थ अफेक्टेड होता है। यही लिखा देखिए, that mind influences through the neural system and endocrine system। देखिए नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये अफेक्टेड होंगे, देन हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होगा एंड देन हमारा हेल्थ अफेक्टेड होगा। तो देखिए माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। जो माइंड एंड मेंटल स्टेट है वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए और कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, सेकंड है आपका इन्फेक्शन, थर्ड आपका लाइफस्टाइल है। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, कोई बच्चा है जिसे बाय बर्थ कोई डिजीज है या फिर उसके पेरेंट्स से उसमें ट्रांसमिट हुआ है, उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। इसके अलावा इन्फेक्शन की बात करें तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो या प्रोटोजोअन हो, इनसे भी हेल्थ खराब हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में ये है कि आपका डेली का आपका जो फूड का इंटेक कैसा है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, एंड आप कितना रेस्ट कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपके हेल्थ के लिए जरूरी है। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल भी मेंटेन नहीं है तो ये भी आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम बात करते हैं हेल्थ का, तो क्या हेल्थ जो है हम अगर सिर्फ अब्जेंस ऑफ डिजीज को ही हेल्दी कह सकते हैं? अगर फिजिकल फिटनेस है और उसे कोई डिजीज नहीं है तो क्या हम उसे हेल्दी कह सकते हैं? नहीं। हेल्दी होने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको ध्यान देना होगा। देखिए क्या कह रहा है कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्जेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। सिर्फ हम हेल्थ का हेल्दी वही उसी को नहीं कहेंगे जिन्हें कोई डिजीज नहीं है या जो फिजिकली फिट है, सिर्फ उन्हें हम हेल्दी नहीं कह सकते। हेल्दी होने का जो डिफिनीशन है वो क्या है, देखिए जरा, ये आपको ध्यान रखना है। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। आप किसी को हेल्दी तब कहेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबीइंग होगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसे कोई बीमारी नहीं है एंड उसे जो है वो कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली भी बिल्कुल फिट है, उसके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, ड्रिंक करके आ रहा है, अड़ोस पड़ोस वालों को गाली दे रहा है, इसका मतलब वो सोशली फिट नहीं है। तो अगर आपको किसी पर्सन को हम हेल्दी तभी कहेंगे जब वो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेल बीइंग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ का डिफिनेशन क्या है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर बात करते हैं इन डिजीज का। तो डिजीज हमारे कौन कौन से हैं? तो डिजीज में एक तो आपका कंजेनाइटल डिजीज होता है, एक आपका एक्वायर्ड डिजीज होता है। जो कंजेनाइटल डिजीज होता है वो बाय बर्थ होता है, जो एक्वायर्ड डिजीज होता है वो आफ्टर बर्थ बॉडी में डेवलप होता है। एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप का होगा, एक तो होता है इन्फेक्शियस डिजीज, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे। जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का एक ही एग्जाम्पल आपने दिया हुआ है, वो है कैंसर। अगर इन्फेक्शियस की बात करें तो बहुत सारे डिजीज हैं, लाइक आपका कॉमन कोल्ड है एंड स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब आपके इन्फेक्शियस डिजीज है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में सिर्फ इतना ही बताया है कि डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसे हम इन्फेक्शियस कहेंगे। कि इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज में यहाँ पर सिर्फ एड्स दिया हुआ है जो कि बहुत ही फेटल है, बहुत ही घातक है, और नॉन इन्फेक्शियस में आपके बुक में एक दे रखा है कैंसर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन।
सबसे पहली बात, पहले टर्म जो आता है वो है पैथोजन। व्हाट इज द पैथोजन? पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डिजीज कॉजिंग एजेंट को ही पैथोजन कहा जाता है। वह एक बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, प्रोटोजोवन हो सकता है। यह सब क्या है? एक पैथोजन के एग्जाम्पल है। देखिए जरा, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोवन, हेल्मिन could cause disease in man. Such a disease causing organism called pathogen. तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिजीज दी हुई है। हाँ, यहाँ पर जो हमारी पहली डिजीज है वो है आपकी टाइफाइड। अगर बात हम टाइफाइड की करते हैं तो टाइफाइड कॉजिंग एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड डिजीज कॉज करती है। एंड ये जो पैथोजन जो टाइफाइड है वो इंटर कैसे करता है? वो इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है, आपको ध्यान देना है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से इंटेस्टाइन में इंटर करता है और ये माइग्रेट करता है अदर ऑर्गन में ब्लड के थ्रू। और इसके देखिए सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसके जो सिम्टम्स है, पहला सिम्टम्स क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर। इसमें हाई फीवर रहेगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस लगेगी, हमारा सेकेंड पॉइंट है कमजोरी लगेगी। थर्ड पॉइंट स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज रहेगा, हेडेक होगा एंड इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। ये इसके कॉमन सिम्टम्स है। एंड आपको क्लियर हुआ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टाइफाइड कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। एंड ये कहाँ का पैरासाइट है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका जो है अगर इसकी बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये ट्रांसमिट होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सस्टेन हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये इसके सिम्टम्स आपको ध्यान देना है। एंड देन सीवियर केस में क्या करता है? अगर किसी को टाइफाइड है, अगर सही टाइम पर इलाज नहीं हुआ, अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है, तो उस केस में ये इंटेस्टाइन में छेद कर देता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन कॉज करता है, जिससे क्या है उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर की बात करें, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? बिडाल। टाइफाइड कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? बिडाल टेस्ट है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, एक और है कि जो इसकी कैरियर थी वो कौन थी? इसकी जो कैरियर थी वो मैरी मैलॉन थी। इस टाइफाइड की जो कैरियर थी वो मैरी मैलॉन थी। बाद में इसका निक नेम रख दिया गया टाइफाइड मैरी। इसका जो प्रोफेशन से ये क्या थी? पहले कुक थी। यह एक टाइफाइड कैरियर थी। ये टाइफाइड स्प्रेड कर रही थी सेवरल ईयर्स तक। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया का। निमोनिया कॉजिंग एजेंट आपका क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है। तो आइए देखते हैं जो निमोनिया है कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज कर रही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एंड देन ये अफेक्ट किसको करता है? जो निमोनिया है ये इन्फेक्ट करता है एल्वुलाई को। एल्वुलाई या फिर एयर फील्ड ऑफ सैक, जो एयर सैक है लंग्स में, उसको ये लंग्स को नहीं अफेक्ट कर रहा है। किसको अफेक्ट कर रहा है? लंग्स के एल्वुलाई को अफेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर अभी हमें आगे और एक मिलेगा, तो आपको क्या ध्यान देना है? ये लंग्स के एल्वुलाई को अफेक्ट कर रहा है। जो एयर सैक्स हैं वही क्या है? आपके एल्वुलाई हैं। ये लंग्स के एल्वुलाई को अफेक्ट कर रहा है। आगे अभी हम लोग और एक सेंटेंस इसी से मिलता जुलता पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर इन्फेक्शन द एल्वुलाई गेट फिल्ड विद, इसमें क्या होता है? फ्लूइड भर जाते हैं लंग्स में। वैसे ही हमारा जो लंग्स है वो कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है। जब उसमें फ्लूइड भर जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, जिसके वजह से हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जब अब देखिए जो हमारा अब हम ऑक्सीजन जो है हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई हो ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से सीवियर केस में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है यहाँ पर? आइए देखते हैं। चलिए उससे पहले सिम्टम, सीवियर केसेस में क्या होता है? तो लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ब्लू यहाँ पर ग्रे टू ब्लूइश कलर में क्यों हो जा रहे हैं लिप्स एंड फिंगर नेल्स?
ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। यहाँ पर फीवर आएगा, लेकिन ठंड लग करके फीवर आएगा, फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। सीवियर केस में लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश हो जाएगा। और ये फैलता कैसे इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसॉल से फैलता है। अगर किसी पर्सन को निमोनिया हुआ है तो आप उसका ग्लास या फिर उसके बर्तन को शेयर करते हैं, या तो उस केस में भी आपको ये डिजीज हो सकती है। यहाँ पर देखिए कुछ बैक्टीरियल डिजीज दिया हुआ है, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया कॉज करती है। डिसेंट्री की बात करें तो साइजेला बैक्टीरिया कॉज करती है, जबकि अमीबिक डिसेंट्री की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करती है। प्लेग की बात करें तो पास्चुरेला पेस्टिस या फिर यर्सीनिया पेस्टिस कॉज करती है। डिप्थीरिया की बात करें तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी कॉज करती है। चलिए हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की बात करें तो कॉमन कोल्ड कॉजिंग एजेंट कौन है, राइनो वायरस है। एंड देन ये देखिए किसको अफेक्ट करता है, कॉमन कोल्ड अफेक्ट कर रहा है नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज को, नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज को अफेक्ट कर रहा है, बट नॉट दी लंग्स। जो कॉमन कोल्ड है ये किसे अफेक्ट कर रहा है, नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज को, लंग्स को नहीं इन्फेक्ट करता है। जबकि जो न्यूमोनिया है वो किसको अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। लंग्स में बेसिकली लंग्स एल्वुलाई को अफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर लंग्स को अफेक्ट ना करके किसे कर रहा है, नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज को। अगर कहे कि कहाँ पर लंग्स से अफेक्टेड हो रहा है तो वो है निमोनिया, और अगर कहे कहाँ पर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड हो रहा है, रिस्पायरेटरी पैसेज अफेक्टेड हो रहा है, तो वो है आपका कॉमन कोल्ड। यहाँ पर कॉमन कोल्ड की सिम्टम्स की बात करें तो नेजल कंजेशन हो जाता है, जो आप लोग बोलते हैं नाक जाम हो गई है वो, एंड डिस्चार्ज, जो आप लोगों की नाक बहने लगती है वो है। एंड यहाँ पर शोर थ्रोट बोले तो गले में जो खराश होती है, एंड हॉर्सनेस, जो वॉइस भारी हो जाती है, इसमें कफ रहेगा, हेडेक होगा, थकावट लगेगी, टायर्डनेस रहेगा, ये इसके सिम्टम्स हैं। ये अपने आप ही 3 से 7 दिन में खत्म हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलता किससे है, ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर कोई कफिंग हो रही है, कोई छींक रहा है या कोई खांस रहा है, उस केसेस में ये या तो आप जो है इनके ड्रॉपलेट को इनहेल कर रहे हैं डायरेक्टली, या फिर किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से। अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है तो उसका वो जो भी चीजें यूज कर रहा होगा उसका सब कंटामिनेटेड हो जाएगा। अगर आप उस चीज को यूज करेंगे तो आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। देखिए ऑब्जेक्ट जैसे चाहे उसका पेन है, बुक है, कप्स, डोर नॉब्स है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, माउस है, इन सब से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। हमारा नेक्स्ट डिजीज है मलेरिया। अगर हम बात करते हैं मलेरिया का, तो मलेरिया कौन कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है प्रोटोजोअन। जो मलेरिया है यह एक प्रोटोजोअन डिजीज है। तो चलिए देखिए मलेरिया कॉजिंग एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम है। जो प्लाज्मोडियम होते हैं यह एक टिनी प्रोटोजोअन होते हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज कौन कौन से हैं, देखिए जरा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, जो कि डिफरेंट टाइप के मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें एक मलेरिया है जिसका नाम है मलिग्नेंट मलेरिया, जो कॉज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि क्या है, बहुत ही फेटल होता है, बहुत ही घातक होता है। अगर बात करते हैं प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल का, तो जो प्लाज्मोडियम है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, वो अपने लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। आइए देखते हैं, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। चलिए यहाँ पर समझते हैं, जो प्लाज्मोडियम है उसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या है, जो प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, ये डाइजेनेटिक होता है। इसे 2 होस्ट की जरूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए।
तो प्राइमरी होस्ट कौन है? जो प्राइमरी होस्ट है वो फीमेल एनाफ्लीज है और जो सेकेंडरी होस्ट है वो ह्यूमन है। प्राइमरी होस्ट फीमेल एनाफ्लीज है, सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो वो है ह्यूमन। जो फीमेल एनाफ्लीज है यहीं पर मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जबकि फीमेल एनाफ्लीज में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है? तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फीमेल एनाफ्लीज में, और ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कहाँ पर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो लीवर में एंड आरबीसी में, लीवर एंड आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका जो प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो ह्यूमन है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कहाँ पर? लीवर एंड आरबीसी में। अब यहाँ पर बात करते हैं इन्फेक्टिव स्टेज का, प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, तो फीमेल एनाफ्लीज के लिए प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज गैमेटोसाइट होता है, जो कि बनता कहाँ है? ह्यूमन के आरबीसी में बनता है। वहीं पर ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम का क्या है? तो स्पोरोजोइट है। आइए रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार इसको और समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, जब वो कैसी है? इन्फेक्टेड है, उसको डिजीज है, मलेरियल डिजीज है। अब वो आकर ह्यूमन को बाइट करेगी, तो जब ह्यूमन के ब्लड को सक करने जाती है सबसे पहले वो सलाइवा को इंजेक्ट कर देती है। उस सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट होता है, वो इस वजह से इंजेक्ट करती है जिससे वो आसानी से ब्लड को सक कर सके। जब वो सलाइवा को इंजेक्ट करती हैं उसी टाइम पर उसके साथ साथ स्पोरोजोइड भी ह्यूमन के बॉडी में इंटर कर जाता है। अब ह्यूमन के बॉडी में ब्लड से होते हुए सबसे पहले लीवर के सेल पर अटैक करता है। लीवर के सेल में वो माइटोटिक डिवीजन उसमें होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड देन उस सेल में जब उसका नंबर बढ़ जाता है तो जो लीवर की सेल है वो रप्चर हो जाती है, ब्रस्ट कर जाती हैं, एंड देन उसमें से जो कुछ वहां पर जो कुछ पैरासाइट हैं वो दूसरे लीवर सेल को अफेक्ट करेंगी, और कुछ पैरासाइट वहां से आरबीसी में चली जाती हैं, आरबीसी को अफेक्ट करती हैं। अब वो आरबीसी में अपने नंबर को बढ़ाएंगी, आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर आरबीसी भी ब्रस्ट कर जाती है और उससे एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसका नाम है हीमोज्वाइन। जो हीमोज्वाइन है उसी की वजह से हर 3 से 4 दिन में क्या है, यहाँ पर ठंड लग करके फीवर आता है। एंड देन देखिए आरबीसी में ही गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है ह्यूमन के आरबीसी में। अब जब कोई फीमेल एनाफ्लीज जो है आकर ह्यूमन के ब्लड को सक करती है तो गैमेटोसाइट भी उसके कहाँ पर चला जाता है? उसके गट के ल्यूमन में चला जाता है, और वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का। एंड फाइनली वो वहां से फिर जो इनके स्पोरोजोइट है उनके स्लाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाते हैं। फिर वापस से जब वो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो ये स्पोरोजोइट को उनके बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो द पैरासाइट इनिशियली, यहां से देखिए जरा, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट के फॉर्म में इंटर करता है। ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्शियस फॉर्म है वो क्या है? स्पोरोजोइट्स है। एंड देन आपका क्या? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। द पैरासाइट, पैरासाइट पहले इनिशियली कहां पर मल्टीप्लाई करेगा? लीवर सेल में मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो अटैक करता है रेड ब्लड सेल पर और उसे रप्चर कर देता है। जो रप्चर आरबीसी है वो सिक्रीट करती है एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे क्या बोलते हैं? हीमोज्वाइन बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? चिल एंड हाई फीवर के लिए, जो एवरी 3 to 4 डेज में आता है।
व्हेन ए फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, जब एक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट करती है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, तब ये पैरासाइट इंटर कर जाते हैं मॉस्किटो के बॉडी में एंड देन फर्दर डेवलपमेंट होता है। पैरासाइट मल्टीप्लाई करते हैं विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड दैट आर स्टोर इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। जो ये पैरासाइट है ये कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। When these mosquito bite a human, the sporozoids are introduced in her body, thereby initiating the events mentioned above। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो मलेरियल पैरासाइट है उसे रिक्वायर्ड होती है 2 हॉस्ट का। एक हॉस्ट ह्यूमन है और दूसरा कौन है? मॉस्किटो। तो ये 2 हॉस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वह एक वेक्टर की तरह काम करती है, वह ट्रांसमिटिंग एजेंट होती है किसकी? मलेरिया की। ये देखिए आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, एक बार में पानी पी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये जो मॉस्किटो है जब ब्लड को यहाँ पर शक करने के लिए सलाइवा को इंजेक्ट करती है तो उसी के साथ साथ देखिए स्पोरोजोइड भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला गया। अब ब्लड के थ्रू ये कहाँ पहुंचा? जो स्पोरोजोइड है वो लीवर सेल में पहुंचा। अब देखिए ये लीवर के सेल में ये पैरासाइट पहुंच चुका है। लीवर के सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें अपने नंबर को बढ़ा रहा है और फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है? जो लीवर की सेल है वो ब्रस्ट हो गई और ये सारे जो पैरासाइट है वो रिलीज हो गए। अब इन्होंने जाकर आरबीसी पर अटैक किया। अब देखिए आरबीसी में ये अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं और फाइनली आरबीसी भी यहाँ पर रप्चर हो गई और यहाँ से एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम क्या है? हीमोजोइन, जिसकी वजह से हर 3 से 4 दिन में फीवर आता है। ह्यूमन के आरबीसी में ही मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट होता है। जो सेक्सुअल स्टेज है वो गैमेटोसाइट है जो कि ह्यूमन के आरबीसी में डेवलप होता है। अब ह्यूमन के आरबीसी में गैमेटोसाइट पड़ा होगा, जब कोई हेल्दी फीमेल मॉस्किटो आकर ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, ये जो गैमेटोसाइट है ये कहाँ चला जाएगा? ब्लड के साथ साथ मॉस्किटो के गट में चला जाएगा और मॉस्किटो के गट में ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा एंड फाइनली यहाँ पर जाइगोट बनेगा एंड देन जो है स्पोरोजोइड बनेंगे और स्पोरोजोइड कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड में। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है उसके गट के ल्यूमेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ह्यूमन के आरबीसी में एंड लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है अमीबिएसिस या फिर क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबिक डिसेंट्री कौन कॉज करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह भी एक प्रोटोजोवन डिजीज है। ये कहाँ का पैरासाइट है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट होता है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या क्या है। इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा एंड क्रैम्प्स रहेगा। और जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। उसके स्टूल में एक्सेस म्यूकस रहेगा, ब्लड क्लॉट रहेंगे। अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब किसका सिम्टम है? ये अमीबिएसिस का। जो हाउस फ्लाई होती है वो मैकेनिकल कैरियर होती है किसका? इस अमीबिएसिस का। अब देखिए यहाँ पर जो जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, उसे क्या हुआ है? अमीबिएसिस है। अब वो स्टूल जब पास करेगा तो क्या है कि उस किसी भी माध्यम से वो स्टूल कहाँ पर किसे जाकर अफेक्ट कर देगा? किसे कंटामिनेट कर देगा? तो वो जो फूड है एंड वाटर है उसे कंटामिनेट कर देगा।
फिर वो किसी माध्यम से उसे हम इनटेक उसका कर लेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का, एंड देन हमें अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी। एंड मैकेनिकल कैरियर की तरह भी कौन यहाँ पर काम करती है, हाउस फ्लाई। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन था, कहीं पर स्टूल पास किया था, तो कोई जो हाउस फ्लाई थी उस पर जाकर बैठी होगी, देन आकर वो हमारे खाने पर बैठ गई होगी, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, अमीबिक डिसेंट्री। तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट है वो क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है। एंड देखिए यहाँ पर तो आपका किससे फैल रहा है, अमीबियासिस, ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल रहा है। हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है जो हेलमिंथ कॉज करते हैं, उसकी पहली डिजीज है एस्कैरिस। उसकी जो पहले डिजीज है वो है एस्कैरिएसिस। एस्कैरिएसिस कौन कॉज करता है, एस्कैरिस कॉज करता है, जिसका कॉमन नेम क्या है, राउंड वर्म है। ये भी कहाँ का पैरासाइट है, तो इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। सिम्टम्स इसके देखिए क्या क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर रहेगा, एनीमिया रहेगा, एंड ये अपने नंबर को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि इंटेस्टाइन का जो पैसेज है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। एंड द एग्स ऑफ द पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलोंग विद फीसिस। अगर कोई पर्सन है उसको एस्कैरियोसिस है, तो जब वो स्टूल पास करता है तो उसके साथ एग विद सेकेंड जुवेनाइल स्टेज भी उसे फीसिस के साथ आ जाता है। अब वो किसी माध्यम से कहाँ पर पहुंच जाता है, फूड एंड वाटर तक पहुंच जाता है और ह्यूमन उसका इंटेक कर लेता है, जिसकी वजह से ह्यूमन को एस्कैरियोसिस डिजीज हो जाती है। ये देखिए, the eggs of the parasite are excreted along with the feces of infected persons which contaminate soil, water, plants। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एस्कैरियोसिस है ये भी किससे फैल रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, वेजिटेबल से, फ्रूट से। चलिए हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस या फिर फाइलेरिएसिस, ये कौन काज करता है, एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस कौन काज करता है, तो वो है वुचरेरिया। वुचरेरिया का कॉमन नेम क्या है, वुचरेरिया का जो कॉमन नेम है वो फाइलेरियल वर्म है। इसके दो स्पीसीज है, वुचरेरिया बैनक्रॉप्टाई एंड वुचरेरिया मैलेई, जो कॉज करते हैं एलिफेंटिएसिस। तो ये जो है बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रोनिक क्या होता है, अगर कोई डिजीज बहुत धीरे धीरे तक डेवलप होती है और लंबे टाइम तक रहती है वो क्रोनिक होती है, और एक होती है एक्यूट डिजीज। कोई डिजीज सडन होता है और कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसे हम एक्यूट कहते हैं। तो ये जो एलिफेंटिएसिस है ये कैसी है, क्रोनिक डिजीज है, और ये अफेक्ट करती है जेनाइटल आर्गन को। देखिए किसे किसे अफेक्ट कर रही है, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे लिम्फेटिक वेसल का पैरासाइट है, ये हमारे लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। एंड देन देखिए द जेनाइटल आर्गन, जो जेनाइटल आर्गन है वो भी अफेक्टेड हो जाता है, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। मीन्स इसका ये है कि वो बहुत कुरूप दिखने लगता है जो इनका जेनाइटल आर्गन है, इसीलिए बोला गया ग्रॉस डिफॉर्मिटीज हो जाता है। और ये फैलता कैसे, फीमेल मॉस्किटो से, जो फीमेल क्यूलेक्स है उसके द्वारा ये डिजीज फैलता है। यहाँ पर जो कैरियर है वो कौन है, फीमेल क्यूलेक्स है। चलिए यहाँ पर एक और डिजीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिंगवर्म। जो रिंगवर्म है इसे कौन कॉज करता है, तो आपको ध्यान रखना है TEM, टेम। तो टेम का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्राइकोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान एंड माइक्रोस्पोरम। रिंगवर्म कौन कॉज करता है, फंगी कॉज करती है, कौन कौन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान एंड एपिडर्मोफाइटान। अब देखिए ये भी बहुत मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। ये देखिए इस पर्सन को हुआ है क्या, रिंगवर्म। तो आइए देखते हैं, दीज लेजेंड्स आर accompanied by intense itching, इसमें इंटेंस इचिंग होती है। फंगी को ग्रो करने के लिए हीट एंड मॉइस्चर चाहिए होता है। एंड देखिए ये मोस्टली कहाँ कहाँ पर होते हैं, जहां पर स्किन फोल्ड होती है, ठीक, लाइक ग्रोइन आर बिटवीन द टोज। देखिए यहाँ टोज के बीच में हो सकते हैं और यहाँ इस साइड साइड में नेल्स में भी हो सकते हैं फंगल, यहाँ सब बाकी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली यहीं पर होते हैं जहां पर स्किन फोल्डेड होती है। रिंग वर्म आर जनरली एक्वायर्ड। रिंग वर्म फैलता कैसे है, या तो सॉइल से फैलेगा, या तो आप जो है ऐसा कोई पर्सन है जिसे रिंग वर्म हुआ है
उसका आप टॉवल यूज करेंगे या उसके क्लॉथेज यूज करेंगे या फिर आप उसके कॉम्ब यूज करेंगे, उससे ये फैल सकता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपका यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सा, टाइफाइड, अमीबिएसिस एंड एस्कैरियोसिस। देखिए इन्हें वाटर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलते हैं उन्हें वाटर बॉर्न डिजीज कहा जाएगा। जैसे कौन कौन है, टाइफाइड है, अमीबिएसिस है और एस्कैरियोसिस है। इसके अलावा एयर बॉर्न डिजीज कौन कौन सा है, जो एयर से फैल रहे होंगे, लाइक न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ये कैसे हैं, तो एयर बॉर्न डिजीज है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो मलेरिया एंड फाइलेरियसिस हैं, ये कैसे डिजीज हैं, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं। ये कैसे डिजीज होते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज और कौन है, वो है आपका जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये भी आपका कैसा है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है। देखिए अगर हम जो मॉस्किटो है उससे बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें वाटर को ठहरे नहीं देने रहना है। उसे क्या करना है, हमें रेगुलर क्लीन करते रहना है। जो हमारे घरों में कूलर लगे हो उसे क्लीन करते रहना है। मॉस्किटो नेट का यूज करना है। एंड जो पॉन्ड है उसमें गम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर देना है। जो गम्बूसिया फिश है ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। एंड इसके अलावा इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करना है। एंड जो आपके यहाँ नालियाँ वगैरह निकल रही है उनको टाइम टाइम पे साफ करते रहना है। ये सब आपको ध्यान देना है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनिटी का। क्या है इम्यूनिटी, व्हाट इज द इम्यूनिटी। देखिए डेली क्या है कि हम ना जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ना जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं और हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट फाइट करती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम के पास वो एबिलिटी होती है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। आइए देखिए यहाँ पर है आपका, every day we are exposed to large number of infectious agents and only a few of these exposure result in the disease। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं लेकिन कुछ ही हमें क्या डिजीज कॉज कर पाती है। आइए देखिए, ड्यू टू फैक्ट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट, overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by immune system is called immunity। जो हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करने की, उसे ही क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे। इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड वन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी का। जो इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये बाय बर्थ होती है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये काम कैसे करती है, ये बैरियर, डिफरेंट टाइप का बैरियर बनाकर काम करती है एंड फॉरेन एजेंट की एंट्री को ये रोकती है। अगर बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की तो ये 4 टाइप की बैरियर बनाती है। फर्स्ट आपका फिजिकल बैरियर, सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड आपका सेलुलर बैरियर, फोर्थ साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर की बात करें तो जो स्किन होती है वो मेन बैरियर होती है जो कि एंट्री करती है किसी भी जो कि प्रिवेंट करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को। मतलब हमारी जो स्किन है ये मेन बैरियर होती है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो स्किन क्या करती है, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकती है। एंड नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग, जैसे कि जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, इसकी जो म्यूकस की जो म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम है ये भी हेल्प करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को बॉडी में इंटर करने से रोकने में। कैसे हेल्प करती है, अब देखिए ये म्यूकस एपिथेलियम की लाइनिंग है, रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब ये म्यूकस की कोटिंग है तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उसमें चिपक जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को रोकते हैं।
एंड नेक्स्ट देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें, जैसे कि एसिड इन द स्टमक, स्टमक में HCl होता है, वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे किल हो जाते हैं, क्योंकि स्टमक का पीएच कितना होता है 1.8 होता है। वहीं पर बात करते हैं सलाइवा इन माउथ, माउथ के सलाइवा में लाइसोजाइम होते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। और हमारे आई से जो टीयर्स आते हैं उसमें भी लाइसोजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को। देखिए एंट्री को कौन रोक रहा था, फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या कर रहा है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक रहा है। अब सेलुलर बैरियर की बात करें, इसमें आपका कौन कौन आ जाएगा, ल्यूकोसाइट्स आ जाएगा, लाइक PMNL, क्या है, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जो कि क्या है, एक न्यूट्रोफिल है। एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है सारा। एंड नेक्स्ट देखिए मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, ये 3 एग्जाम्पल आपके किसके हैं, तो वो हैं आपके सेलुलर बैरियर के। देखिए ये क्या कर रहे हैं, और इसमें माइक्रोफेजेस भी आ जाएंगे, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिजिकल बैरियर जो था वो एंट्री को रोक रहा था, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या कर रहा था, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक रहा था। एंड सेलुलर बैरियर क्या कर रहा है, देखिए फैगोसाइटोसिस करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। साइटोकाइन बैरियर क्या कर रहा है, ये जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती है प्रोटीन जिसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन। जो इंटरफेरॉन है ये प्रोटेक्ट करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। जो हमारी बॉडी की सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गई है वो सिक्रीट करती है एक प्रोटीनेशियस केमिकल जिसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन। जो इंटरफेरॉन है वो नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रिवेंट करती है फर्दर वायरल इन्फेक्शन के होने से। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। जो इनेट था नॉन स्पेसिफिक था, वो बर्थ के टाइम से था, जबकि जो एक्वायर्ड होता है ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है और ये मेमोरी बनाकर काम करता है। जो एक्वायर्ड है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये एंटीबॉडी बना के काम करती है, जबकि इनेट इम्यूनिटी कोई भी एंटीबॉडी बना के काम नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है कि एक है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन हमारे बॉडी पर अटैक करता है उस टाइम पर जो भी सिम्टम्स आते हैं वो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। जैसे देखिए फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। एंड देन जब वही अब क्या है, जैसे मान लो कोई इनिशियली कोई पैथोजन हमारे बॉडी पर अटैक किया, अब उसमें जो हमारी बॉडी है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करेगी वो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स करेगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अब देखिए जैसे ही अब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में फर्स्ट बार जब कोई पैथोजन आ जाता है तो उसके पास एक मेमोरी बन जाती है। अब क्या है, जैसे उसके पास एक एंटीबॉडी भी बन जाती है, जैसे ही सेकेंड टाइम वही पैथोजन फिर अटैक करता है तो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी की होती है, जबकि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, हाई इंटेंसिटी की होती है। क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है, जो फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी पर कोई पैथोजन अटैक करता है उसी टाइम पर हमारे बॉडी में मेमोरी बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, एक तो होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। अगर बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी लिम्फोसाइट ही आर्मी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। आर्मी प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करती है, वो है बी लिम्फोसाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। देखिए रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करती है, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो सिर्फ हेल्प करती है बी लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी के प्रोड्यूस करने में। देखिए लिखा आगे, टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी। टी सेल कोई भी एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती है, लेकिन ये बी सेल या फिर बी लिम्फोसाइट का हेल्प करती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में। बात करते हैं ईच एंटीबॉडी का, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये एंटीबॉडी का डायग्राम है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन।
ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। 2 स्मॉल चेन को लाइट चेन कहेंगे और 2 लॉन्गर चेन को हैवी चेन कहेंगे। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें कितने आपको मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं? इसमें एक मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड दिखाए गए हैं। एक मॉलिक्यूल है ये एंटीबॉडी का। अब देखिए इसमें 4 पेप्टाइड कौन कौन से हैं? जो 2 लार्ज वाला है इसे हम हैवी चेन कहेंगे और ये जो 2 स्मॉल वाला है इसे हम लाइट चेन कहते हैं। एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं? तो H2L2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgE और IgG। इसमें से इसे हम लोग याद कर सकते हैं, दिमाग से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपका कौन कौन सा है? IgA, IgM, IgG एंड IgE। यहाँ पे देखिए एक तो आपका इसमें आपका वैसे 4 ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको 5 याद रखना है। एक IgD एंटीबॉडी होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए ये जो है आपका हैवी चेन है। देखिए ये आपस में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जो दोनों हैवी चेन है इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। जो हैवी चेन और लाइट चेन है इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। और देखिए जो इकलौती एक अकेली चेन है इनमें भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाया गया है। ये देखिए, तो आपको ध्यान रखना है दोनों हैवी चेन के बीच में यहाँ पर क्या है? डाइसल्फाइड। देखिए हैवी चेन के बीच में आपका हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है। हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जा रहा है, बट लाइट चेन के बीच में नो डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, लेकिन लाइट चेन के बीच में देखिए एक लाइट चेन यहाँ है, एक लाइट चेन यहाँ है। तो यहाँ पर कहाँ आपका पाया जा रहा है? इन दोनों के बीच में। देखिए लाइट एंड हैवी चेन के बीच में है, हैवी चेन और हैवी चेन के बीच में है। देखिए ये वाला जो ये आपको N दिखाया गया, N टर्मिनल, ये आपको N टर्मिनल दिखाया गया, ये आपको C टर्मिनल दिखाया गया है। ये जो आधा पार्ट इधर का दिखाया गया ये वेरिएबल है और ये वाला कांस्टेंट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको ये दिखाया गया है, ये आपको एंटीजन बाइंडिंग साइट दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर एक कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी। ये जो है एंटीबॉडी का कार्टून है, ये आपको ध्यान रखना है। एंटीबॉडी का कार्टून है जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है। एंटीबॉडी फाउंड इन द ब्लड रिस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, एक तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और जो सेकेंड टाइप है वो सेल मीडिएटेड इम्यून। देखिए जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है ये इसको कौन बनाता है? इसे टी लिम्फोसाइट बनाता है। और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसे कौन सा लिम्फोसाइट बनाता है? तो बी लिम्फोसाइट बनाता है। आइए देखिए टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी very often when some humans organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactory, transplantation in only the remedy to enable the patient to live and normal life। अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं उसे जो रिजेक्ट करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। देखिए हमें यहाँ पर एक टर्म है, वो है आपका ग्राफ्ट या फिर ट्रांसप्लांट का, जिसे हम लोग ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये ग्राफ्ट जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब यहाँ ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हुआ उसके रिजेक्शन की बात कर रहा है ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी ये वो है जैसे कि कोई अगर नेचुरल पैथोजन है जो है हमारे बॉडी पर अटैक कर रहा है,
हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, या फिर कोई वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। जबकि और ये कैसा है, यह स्लो रिस्पॉन्स होता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि हम बनी बनाई एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है। जो एक्टिव होता है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ये आपका कैसा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो मेमोरी बना के काम करती है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें कोई भी मेमोरी नहीं बनती है। तो आइए देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। एक्सपोज टू, जब एक हॉस्ट एक्सपोज होता है किसी एंटीजन में और वो बनाता है लिविंग आर डेड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अदर प्रोटीन, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है हॉस्ट के बॉडी में, ऐसे टाइप की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देती है। चलिए आगे देखते हैं। इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन आर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इन द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन। अगर हमारे बॉडी में कोई नेचुरली पैथोजन इंटर कर जाए या हम वैक्सीन लगा दे, देन हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। दूसरा देखिए क्या लिखा है। When ready-made antibodies are directly given to protect the body against the foreign agent is called passive immunity। अगर हम बनी बनाई एंटीबॉडी किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। अब हम बात करते हैं मदर मिल्क का, जिसे कंसीडर करेंगे। देखिए जो एलोइस फ्लूइड कोलेस्ट्रम होता है वो सिक्रीट होता है मदर से ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, हैज अबंडेंट एंटीबॉडी। इस कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है इन्फेंट को। तो ये पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है। पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल और है, जो स्नेक बाइट करता है उसके अगेंस्ट जो स्नेक वेनम देते हैं, वो भी पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है। देखिए वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या है। The principle of immunization or vaccination based on the property of memory। ये property of memory पर based होती है। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं किसका, एक एंटीजेनिक प्रोटीन सा पैथोजन का, या फिर इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को हम क्या करते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उस एंटीजन के अगेंस्ट, एंड would the pathogenic agent during the actual infection। अब क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, अगर हमें वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, वीकेंड पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। जैसे कोई एक्चुअल पैथोजन हमारी बॉडी में वही वाला इंटर करता है तो हमारी जो एंटीबॉडी बनी बनाई है ये उसके अगेंस्ट वर्क करने लगती है और ये उसको किल करने की कोशिश करती है, उससे फाइट करती है। अब देखिए वैक्सीन आल्सो वैक्सीन जनरेट करती है मेमोरी बी एंड टी सेल दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। हाँ ये देखिए ये देखिए पैसिव इम्यूनिटी का एक और एग्जांपल है स्नेक वेनम। जो स्नेक वेनम है, जब स्नेक बाइट करता है उसके आगे जो इंजेक्शन दिया जाता है, जो स्नेक वेनम है, ये भी आपका एक एग्जांपल है किसका, पैसिव इम्यूनिटी का। एक आपको ये भी यहाँ पर ध्यान देना है, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो ईस्ट से प्रोड्यूस होती है। ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि ये सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जी का। एलर्जी क्या है, जब कोई एलर्जेंस बोले तो लाइक पॉलन ग्रेन, डस्ट या एनिमल डंडर जैसे ही हमारे बॉडी की कांटेक्ट में आती है, हमारी बॉडी IgE का प्रोडक्शन बढ़ा देती है और जो IgE है वो हमारे मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है और मास्ट सेल सिक्रीट करती है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का, जिससे हमें सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे कि लाइक स्नीजिंग, रनिंग नोज, रनिंग आई, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इन्हें रोका जा सकता है क्या दे करके, एंटी हिस्टामिन दे करके, एंड इसके अलावा कुछ और मेडिसिन है वो हम लोग देख लेंगे।
चलिए समझते हैं एलर्जी को। जो एलर्जी है वो किससे होती है? पॉलन या माइट से होता है। अब देखिए, जैसे ही X aggregated response of the immune system to certain antigen present in environment is called allergy। मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो एग्रेगेट हो जाती है जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, उसे क्या बोलते हैं? एलर्जी। द सबस्टेंस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए जरा, एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? माइट्स इन डस्ट, धूल के कण हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन हो सकता है और एनिमल डैंडर हो सकता है। अब इससे क्या सिम्टम्स आएंगे हमें? लाइक स्नीजिंग, वाटरी आईज एंड रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब कुछ केमिकल की वजह से आता है, लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है? मास्ट सेल से। अब हम इसके अगेंस्ट जो ड्रग यूज करते हैं वो हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टीरॉयड हम यूज करते हैं, जो एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी। जो ऑटो इम्यूनिटी होती है ये मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो हमारी इम्यूनिटी है वो मेमोरी बेस्ड होती है, वो फॉरेन एजेंट को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेती है। जो हमारी इम्यूनिटी है ये कि कौन हमारे बॉडी का सेल है, कौन हमारे बॉडी का सेल नहीं है, कौन फॉरेन एजेंट है, उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेती है। जब इस रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी का लॉस हो जाता है उस टाइम पर इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। ये देखिए, higher vertebrate can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. And देखिए, to sometimes, कभी-कभी जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन की वजह से हमारी जो बॉडी अटैक सेल हमारी जो बॉडी है अपने सेल पर अटैक करने लगती है और अपने बॉडी को डैमेज करने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज आपका क्या है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। जो ह्यूमन में इम्यून सिस्टम है उसमें क्या क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, अनसॉल्वेबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज होते हैं। जो इम्यून सिस्टम है उसमें यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एंड देखिए, जो इम्यून सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन में एक तो प्राइमरी लिम्फॉइड होता है, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो एंड थाइमस आ जाएंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका आइए देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन में दीज ऑर्गन वेयर ओरिजिन आर मैचुरेशन आर प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। जहां पर लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है? मैचुरेशन भी होता है और लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन भी होता है। चलिए बात करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? बोन मैरो एंड थाइमस है, जहां पर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। एंड देखिए, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वहीं पर इमैच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट करते हैं और वहीं पर मैच्योर होते हैं। एंड आफ्टर मैचुरेशन ये कहां पर आ जाते हैं? तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ जाते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या है? आइए देखते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन, lymph node, tonsil, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये आपके क्या हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड। अगर हम प्राइमरी याद रखेंगे पीबीटी से, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बोन मैरो एंड थाइमस। इसके अलावा जितने हैं वो सब क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन को हम लोग कैसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं? सतपाल। एस फॉर स्प्लीन, टी फॉर टॉन्सिल, पी फॉर पेयर पैचेज
एंड ए फॉर अपेंडिक्स एंड एल फॉर लिम्फ नोड। इस तरह से आप निमोनिक बना सकते हैं। एंड देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड करता साइट किसके लिए, इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन। अब यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपको पहले क्या डिफरेंस रखना है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन एंड थाइमस होता है, एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपका बोन हो गया एंड थाइमस हो गया। ये यहाँ पर देख लीजिए एक बार। तो आपका कौन कौन सा है, एक तो आपका बोन मैरो है और दूसरा थाइमस है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी की अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं निमोनिक में, STPAL सतपाल। S फॉर स्प्लीन, T फॉर टॉन्सिल, P फॉर पेयर पैचेज, A फॉर अपेंडिक्स, L फॉर क्या होगा, लिम्फ नोड होगा। तो अब देखिए जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वहां पर लिम्फोसाइट का क्या हो रहा था, प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन हो रहा था, जबकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में यह इसे क्या प्रोवाइड करती है, तो ये इसे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन साइड फॉर लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन किसके साथ होता है, एंटीजन के साथ। इसके लिए साइट कौन प्रोवाइड करती है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड करती है। देखिए बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बोन मैरो में आर ब्लड सेल प्रोड्यूस होते, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, इसके अलावा लिम्फोसाइट भी प्रोड्यूस होते हैं। जो थाइमस की बात करें, जो थाइमस होती है वह एक लोब्ड ऑर्गन होती है। थाइमस होती सिंगल है लेकिन उसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। लोकेटेड कहां पर होती है थाइमस, नियर द हार्ट, बिनीथ द ब्रेस्ट बोन। कहां पर प्रेजेंट होती है, यहाँ बीच में होती है, बिटवीन द लंग्स, बिनीथ द स्टर्नम और नियर द हार्ट। थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पर थाइमस साइज में बड़ी होती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी साइज रिड्यूस होती जाती है। द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अटेन इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। प्यूबर्टी के टाइम पर जो थाइमस का साइज है वो वेरी स्मॉल हो जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मतलब बोन मैरो और थाइमस माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है किसके डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए, तो टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन के लिए। स्प्लीन इज ए लार्ज, जो स्प्लीन है वो लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होती है। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स। जो स्प्लीन है इसमें मेनली क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड फैगोसाइट्स होते हैं। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड, ये एक्ट करती है ब्लड के फिल्टर की तरह, बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं। जो स्प्लीन होता है इसे हम लार्ज रिजर्वायर कहते हैं, किसका, आरबीसी का। जो लार्ज रिजर्वायर है वो क्या है, आपका स्प्लीन है। Lymph nodes are small solid structure located at different point along the lymphatic system। ये देखिए ये जगह जगह पे आपको क्या दिखाए गए हैं, सब लिम्फ नोड दिखाए गए हैं। और ये सब जो आपको दिखाया गया है ये सब लिम्फ वेसल है। और ये देखिए आपको बीच में यहाँ थाइमस दिखाया गया, बिटवीन द लंग्स, बीनीथ द स्टर्नम, नियर द हार्ट। Lymph nodes serve to the trap the microorganism or other antigen। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tract, respiratory, digestive and urogenital tract called mucosal associated lymphoid tissue, जिसे माल्ट बोलते हैं। जो माल्ट होता है वो टोटल lymphoid टिश्यू का कितना होता है, 50% होता है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्स।
अगर हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका मतलब क्या होता है कि डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम है। इसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसको डिफरेंट टाइप की डिजीजेज होती हैं। एड्स देखिए नॉट ए कंजेनाइटल डिजीज, जो एड्स है ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं होती है। अगर देखिए सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स फर्स्ट टाइम रिपोर्ट का कब हुई थी? 1981 में। अगर वहीं पर बात करते हैं कि लास्ट 25 ईयर्स में पूरे वर्ल्ड में कितने लोग एड्स से किल हो गए हैं, तो वो है 25 मिलियन पर्सन, जो कि पूरे वर्ल्ड में एड्स से किल हुए हैं। एड्स इज कॉज्ड बाई ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स कौन कॉज करता है? HIV वायरस कॉज करता है। यह जो है मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरस, वायरस के ग्रुप का एक मेंबर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस। विच हैव एन इन्वेलप, इसमें एक इन्वेलप होता है जो कि जिसमें क्या होता है? RNA जीनोम होता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाई, कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है? पहला आपका क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंड क्या है? अगर ट्रांसफ्यूजन आप करवाते हैं, कंटा में अगर ट्रांसफ्यूजन हो रहा ब्लड का, तो उसके थ्रू पहुंच सकता है। या फिर शेयरिंग आप इन्फेक्टेड निडल की शेयरिंग हो रही है, उसके वजह से पहुंच सकता है। या फिर इंट्रावेनस ड्रग का यूज किया जा रहा, उससे फैल सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में प्लासेंटा के थ्रू भी ये फैल सकता है। People who are at a high risk of getting this infection include individuals who have multiple sexual partner। ऐसे इंडिविजुअल को भी हो सकते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हों। चलिए हम लोग समझते हैं। ये देखिए ये क्या है? एक रेट्रोवायरस है, इसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग है, अंदर इसका RNA है। अब देखिए ये जो वायरस है, जैसे ही इस एनिमल सेल को अफेक्ट करता है, वैसे ही ये क्या करता है? ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। अब इसका जो RNA है, जैसे ही सेल के RNA से पाता है, इसका प्रोटीन कोड नहीं आता है, तो RNA है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये फाइनली क्या बना लेगा? यहाँ पर RNA से DNA बन जाता है। अब ये जो DNA है, अब यहाँ पर इसे कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। ये जो DNA है, ये आकर के होस्ट के जीनोम के DNA के साथ जुड़ जाता है। अब ये जो हमारे DNA है, ये न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस करती है। अब देखिए इस RNA के ऊपर कोटिंग आ गई, एंड देन फाइनली ये न्यू वायरस बन गए। अब ये क्या करेगा? इस मैक्रोफेजेस से बाहर आएगा और दूसरे मैक्रोफेज पर अटैक करेगा और हेल्पर T सेल पर अटैक करेगा। बेसिकली जो HIV का वायरस होता है, उन सेलों पर अटैक करता है जिन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और CD4 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? मैक्रोफेज पर प्रेजेंट होंगे, और मैक्रोफेज में प्रेजेंट होंगे, और हेल्पर T सेल पर प्रेजेंट होते हैं। हेल्पर T सेल। तो मैक्रोफेज जो रेट्रोवायरस है, किस पर अफेक्ट करता है? CD4 रिसेप्टर जिसमें प्रेजेंट होंगे, लाइक मैक्रोफेज और हेल्पर T सेल। अब देखिए इस मैक्रोफेज से जब ये बाहर आएगा, तो मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, दूसरे मैक्रोफेज में इंटर करेगा एंड हेल्पर T सेल में इंटर करेगा। मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, मैक्रोफेज को HIV की फैक्ट्री कहा जाता है। एंड जब ये हेल्पर T सेल में इंटर करेगा, तो हेल्पर T सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से हेल्पर T का मैसिव रिडक्शन हो जाता है। और जब हेल्पर T रिड्यूस हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से पर्सन का डेथ हो जाता है। आइए समझते हैं। देखिए जो HIV है, इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स। फ्यू मंथ टू, ध्यान रखना, इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स होता है। इंक्यूबेशन पीरियड किसे यूजुअली कितना होता है? 5 to 10 ईयर होता है।
few month to years कहने का मतलब ये है कि जब से इन्फेक्शन आपको होता है तब से, एंड जब आपके सिम्टम अपीयरेंस होते हैं, सिम्टम दिखने लगते हैं, तब तक के पीरियड को ही इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, जो कि फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स तक होता है, यूजुअली 5 से 10 साल होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मेनी ईयर्स। और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि ये जो है कैसे नहीं फैलता है। HIV और एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये ओनली किससे फैलता है? थ्रू बॉडी फ्लूइड, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से ही फैलता है। चलिए यहां से पढ़ते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, वायरस इंटर कहाँ, जैसे ही बॉडी में इंटर करेगा वायरस कहाँ चला जाता है? मैक्रोफेज में चला जाता है। वहां पर आरएनए जीनोम जो है वायरस का, वो रेप्लिकेट करके क्या बना लेता है? वायरल डीएनए बना देता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो वायरल का डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है जाकर किससे? होस्ट सेल के डीएनए के साथ। अब देखिए, एंड डायरेक्ट इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल, जिसके वजह से मेनी वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, माइक्रोफेज लगातार वायरस प्रोड्यूस करता है। एंड इन दिस वे एक्ट लाइक ए, ये किसकी तरह एक्ट करने लगता है? HIV फैक्ट्री की तरह। आपको ध्यान रखना है, जो मैक्रोफेज है ये एक्ट करता है HIV फैक्ट्री की तरह साइमल्टेनियसली। और साथ में ही HIV किसमें इंटर करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस करता है प्रोजीनी वायरस। एंड द प्रोजीनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक द अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट, दिस रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीजेज ऑफ द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब लगातार किसका नंबर इंक्रीज करता है? हेल्पर डिक्रीज करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट का। मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो सर्वाइव करती है। ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है। द पर्सन स्टार्ट टू सफरिंग फ्रॉम मेनी इन्फेक्शन otherwise overcome such as those due to bacteria, especially mycobacterium, वायरस, फंगी, ये सारी चीजें इनको डिजीज कॉज करती हैं। लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, पेशेंट बिकम इम्यूनोडिफिशियंट। अब जो पेशेंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो जाता है। ये सी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हर सेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस। ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एड्स के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या है? एलिसा है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट अस्से। तो आपको एड्स के लिए ये ध्यान रखना है, एड्स के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एलिसा होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट होता है, और रूटीन टेस्ट PCR होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग यूज किया जाता है, जो कि सिर्फ पार्शियली इफेक्टिव होता है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ, ये सिर्फ पेशेंट के लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ये डेथ को रोक नहीं सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन। देखिए, एड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोग्राम भी चलाए गए, जैसे कि आपका नॉको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोग्राम चलाए गए हैं। लोगों को इसमें एजुकेट किया जाता है और एड्स के बारे में लोगों को बताया जाता है और जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट है कैंसर। Cancer is one of the most dreaded disease of human being, is a major cause of death all over the globe. More than 1 million Indians suffer from the cancer. Large number of them die from annually. Annually बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ हो रही है किससे? कैंसर से। तो चलिए पहले कैंसर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
देखिए, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके पास कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, जिससे उनमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड होता है। जब हमारे नॉर्मल सेल की कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तो एक्सेसिव ग्रोथ होने लगता है, अनकंट्रोल इररेगुलर ग्रोथ होने लगता है, जिससे वो ट्यूमर बना लेते हैं। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक तो बिनाइन ट्यूमर होता है और एक मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसमें ग्रोथ वेरी स्लो होती है, जबकि मलिग्नेंट ट्यूमर को न्यूप्लास्टिक ट्यूमर भी कहा जाता है, इसमें ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है वो मलिग्नेंट ट्यूमर में होती है। जो मलिग्नेंट ट्यूमर होती है ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स के थ्रू अदर आर्गन पर जाते हैं और वहां पर मास ऑफ ट्यूमर बना लेते हैं, तो इसे हम मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी बिनाइन ट्यूमर में नहीं पाई जाती है, वो सिर्फ मलिग्नेंट ट्यूमर में पाई जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स इज ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल। चलिए आगे देखते हैं। सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड होती है। बट इन कैंसर सेल्स में क्या है, देखिए इनका क्या ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन हो जाता है। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिन्हें बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एंड देखिए, कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। एंड देखिए अब क्या है कि यहाँ पर जैसे ही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी का लॉस होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है। कैंसर सेल्स अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल में जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाती है। Cancer cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumor. जो कैंसर सेल्स है लगातार डिवाइड करती हैं, मास ऑफ सेल बना लेती है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, ट्यूमर कह देते हैं। ट्यूमर आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट है बिनाइन ट्यूमर, सेकंड है मलिग्नेंट ट्यूमर। अगर बिनाइन ट्यूमर की बात करें तो नॉर्मली ये क्या अपने ओरिजिनल लोकेशन पर भी होती, अपने ओरिजिनल लोकेशन पर होती हैं। ये डू नॉट स्प्रेड, अदर पार्ट में स्प्रेड नहीं होती हैं और ये बहुत लिटिल डैमेज करती हैं। वहीं पर मलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो ये क्या, ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, इन्हें नियोप्लास्टिक या फिर ट्यूमर सेल कहा जाता है। ये सेल ग्रो करते हैं वेरी रैपिडली, मलिग्नेंट वाले बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, इन्वाइडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। ये बहुत तेजी से फैलते हैं और सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। These cells actively divide and grow. They also starve the normal cells by competing for vital nutrients. आगे देखिए, cells sloughed from such tumor reach distant site through blood and where the got lodged in the body. They start a new. अब इसमें क्या है कि ये जो ट्यूमर का मास है ये ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल्स के थ्रू अदर आर्गन में जाते हैं और वहां पर नया मास बना लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मलिग्नेंट ट्यूमर, ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है, मलिग्नेंट ट्यूमर की है। चलिए, कैंसर कॉजिंग एजेंट को क्या कहेंगे, कार्सिनोजेन कहेंगे। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट, जिसे कार्सिनोजेन कहेंगे। अगर बात करते हैं फिजिकल का, तो इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन आ जाएगा एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्स रेज एंड गामा रेज आ जाते हैं और नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज आ जाते हैं, जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं। अब केमिकल कार्सिनोजन की बात करें तो वो है टोबैको स्मोकिंग। जो टोबैको स्मोकिंग है
उससे मेजर कॉज क्या है, लंग कैंसर का मेजर कॉज क्या है, टोबैको स्मोकिंग है। कैंसर कॉजिंग वायरस को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इनके जीन को वायरल ऑन्कोजीन कहा जाता है। सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन, जो बहुत सारी जीन्स हमारे सेल के पास होते हैं उनको सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं, या सी ऑन्कोजीन कहेंगे, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहेंगे। है बीन, ये किस में पाए जाते हैं, नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं। और देखिए नॉर्मल सेल वाले जीन को क्या बोले, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सी जीन्स आर प्रोटो ऑन्कोजीन, जबकि वायरल जीन को क्या बोला जा रहा है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस या फिर ऑन्कोजीन्स, वायरल ऑन्कोजीन बोला जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस का। अर्ली डिटेक्शन, अगर कैंसर का हो जाए तो इस केस में हम इन्हें सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। देखिए जो कैंसर का डिटेक्शन है वो बेस्ड होता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू पर एंड ब्लड पर, बोन मैरो टेस्ट पर। बोन मैरो टेस्ट इसमें क्या है, सेल का काउंट इंक्रीज कर जाता है, किस केस में, ल्यूकीमिया के केस में। बायोप्सी क्या है, बायोप्सी में क्या करेंगे, एक पीस आप, जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं पर ट्यूमर है और हमको डाउट है कि ये कहीं मलिग्नेंट तो नहीं है, अब हम उसे क्या करेंगे, उसकी बायोप्सी की जाती है, उस टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट कट करके उसकी स्टडी की जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। देखिए बायोप्सी में क्या है, a piece of suspected tissue cut into thin section and scanned and examined under the microscope, जिसे हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहेंगे। मतलब जो सस्पेक्टेड टिश्यू के पीस को कट करते हैं स्टैंडिंग के लिए, उसे हम बायोप्सी कहते हैं, और उसकी जो स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी में हम एक्सरे का यूज करते हैं, सीटी कंप्यूटेड, सीटी की वो बात करें कंप्यूटर टोपोग्राफी की, और एमआरआई की बात करें जिसका फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि वेरी यूजफुल होता है डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो एमआरआई है ये इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट कर लेता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक्सरे का यूज होता है जो कि जनरेट करता है 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ इंटरनल एंड ऑब्जेक्ट। एमआरआई की बात करें तो देखिए इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल कौन कौन है ये देख सकते हैं आप, आपको बताया गया है। आपका अगर बात करें जैसे रेडियोग्राफी है, सीटेड कंप्यूटर टोमोग्राफी है, एमआरआई है, इससे हम इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको ध्यान रखना जो कंप्यूटर टोमोग्राफी उसमें एक्सरे यूज करते हैं जो कि 3 डायमेंशनल इमेज देता है किसका, इंटरनल ऑर्गन का। एमआरआई की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बात करें यूवी रेज का यूज करते हैं। ये एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। जो सबसे एक्यूरेट डिटेक्शन कौन करता है तो एमआरआई करता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करें, हाँ एक चीज और है, जो टोबैको की स्मोकिंग है ये लंग कैंसर कॉज करता है, ध्यान देना आप। चलिए आगे वो देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाय सर्जरी कर सकते हैं, जहां पर कैंसर हुआ है या तो उसको कट करके रिमूव कर दे, या तो बाय लेजर कर सकते हैं, या फिर इम्यूनोथेरेपी से कर सकते हैं। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली, जो ट्यूमर सेल है उसको हम वहां से हटा देते हैं। टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास, जो ट्यूमर मास के सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू थी उनका प्रॉपर केयर करेंगे। एंड सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज किया जाता है कैंसरस सेल को किल करने के लिए। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट। कैंसर की जो ड्रग्स होती है उसके साइड इफेक्ट क्या है, हेयर लॉस और एनीमिया। मोस्ट ऑफ द कैंसर ट्रीट कर सकते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। मोस्टली हम कैंसर को इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। यहाँ पे एक और आपको ध्यान देना है कि पेशेंट आर गिवन, पेशेंट को क्या कौन सा सब्सटेंस दिया जाता है, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है जिसका नाम क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन।
यह एक्टिवेट कर देता है उनके इम्यून सिस्टम को और हेल्प करता है ट्यूमर के डिस्ट्रॉइंग में। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ड्रग्स, वो कौन कौन से हैं जो कि कॉमनली अब्यूज्ड होते हैं, लाइक ऑपियोइड, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। वैसे तो इन सब का यूज मेडिसिन में होना चाहिए, लेकिन आजकल की जनरेशन इनका गलत यूज कर रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑपियोइड की बात करते हैं। जो ऑपियोइड है ये ड्रग है, इसका रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होता है? इसका रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होता है। जो हेरोइन है इसे कॉमनली क्या स्मैक कहा जाता है? हेरोइन को कॉमनली स्मैक कहा जाता है, जो कि केमिकली डाई एसिटाइल मार्फिन, जो स्मैक होता है वो क्या होता है? ये डाई एसिटाइल मार्फिन होता है। देखिए ऑपियोइड का ही पार्ट क्या है? मार्फिन। मार्फिन की डाई एसिटाइलेशन से क्या बनता है? स्मैक। स्मैक को ही कॉमनली क्या कहते हैं? हेरोइन कहते हैं। अब देखिए ये जो स्मैक है ये कैसा होता है? व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसे ऑब्टेन करते हैं मार्फिन के एसिटाइलेशन से। किसको? स्मैक को। मार्फिन को एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं? लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। वो कौन सा है? पेपावर सोमनीफेरम है। लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट जो कि कौन सा है? पेपावर सोमनीफेरम है। ओपियम, ये देखिए यहाँ पर मार्फिन का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, इसे पहचाना आना चाहिए। ये देखिए ओपियम का पॉपी प्लांट है। और ये देखिए आपका यहाँ पर क्या, एक आपको बेंजीन रिंग दिखाई गई है, एक आपका साइक्लोहेक्सेन है। ये देखिए एक साइक्लोहेक्सीन है, एक बेंजीन रिंग है, एक साइक्लोहेक्सेन है, एक साइक्लोहेक्सीन है। एंड यहाँ पर देखिए 2 OH ग्रुप है और एक यहाँ पर टर्सरी अमीन दिखाया गया है। इससे आप इस केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मार्फिन को पहचान सकते हैं। हाँ, तो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं मार्फिन को? पॉपी प्लांट पेपावर सोमनीफेरम से। जनरली इसे लेते कैसे, इंटेक कैसे करते हैं? स्नार्टिंग से और इंजेक्शन से। या तो इस तरह से इसको स्नार्टिंग सूंघ करके या इंजेक्शन से लेंगे। जो हेरोइन होते हैं यह एक डिप्रेसेंट होता है और ये बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है। वहीं पर बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स का। ये केमिकल का ये ग्रुप होता है जो किसके साथ इंटरैक्ट करता है? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ। और कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर प्रेजेंट कहां पर है? ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड कहां से ऑब्टेन करते हैं? इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन करते हैं। फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस। इन सब का यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है marijuana, हाशिश, चरस एंड गांजा। जनरली इसे हम कैसे लेते हैं? या तो इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन से लेंगे, या तो इसे इनहेल करेंगे, सूंघ कर लेंगे, या फिर ओरली इसको लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें ऑब्टेन कहां से करते हैं, इनका रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है और इनका इनटेक कैसे करेंगे। इनका जो इफेक्ट होता है कहां पर होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी पर होता है। यहाँ पर चलिए ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये कैनाबिनॉइड का केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग दिखाई गई है और यहाँ पर 2 OH ग्रुप लगा हुआ है। इस डायग्राम को अच्छे से पहचान लीजिए। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये कैनाबिस सटाइवा की लीव्स दिखाई गई है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट ड्रग है वो है कोकेन। कोकेन या कोका एल्कलॉइड की बात करें तो इसे ऑब्टेन करते हैं कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका से, जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव होता है। ये किसके साथ इंटरफेयर करता है? ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के साथ इंटरफेयर करता है। कोकेन को कॉमनली कोक या क्रैक भी कहा जाता है। और इसका इंटेक कैसे करते हैं? बाय स्नार्टिंग करते हैं। ये देखिए इट हैज ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन। इसका स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है नर्वस सिस्टम पर। मतलब अभी आपने यहाँ पर सिर्फ जो है आपका डिप्रेसेंट कौन था?
तो डिप्रेसेंट अभी आपने देखा कि जो आपका मार्फिन है वो डिप्रेसेंट होता है, बाकी आपका जो कैनाबिनॉइड्स है और कोकेन है ये कैसे होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं। अब देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग ए सेंस ऑफ यूफोर्बिया इंक्रीज द एनर्जी। अगर हम एक्सेसिव डोज ले लेते हैं कोकेन का तो क्या कॉज कर देता है, हेलुसिनेशन कॉज कर देता है, भ्रमण इसमें ये भ्रमित कर देता है। अदर वेल नोन प्लांट्स की बात करते हैं जिसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, वो है एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। इन दिनों कैनाबिनॉइड का यूज किसमें हो रहा है, अब्यूज की तरह यूज हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन में, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कैनाबिनॉइड का यूज कर रहे हैं ये लोग, जो कि कैसा है, अब्यूज्ड है। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन, बेंजोडायाजेपिन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स नॉर्मली यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन, ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिसे मेंटल बीमारी है, मेंटल इलनेस है, लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। डिप्रेशन एंड इंसोम्निया में क्या देते हैं, बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन एंड बेंजोडायाजेपिन्स देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मार्फिन इज ए वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर, इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी। ये कब दिया जाता है, ड्यूरिंग सर्जरी। ये सीडेटिव एंड पेन किलर में काम करता है जो मार्फिन है, इसका यूज सर्जरी में किया जाता है। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स में हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जो कि 100 ऑफ ईयर्स इन फोल्क मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल आर ओवर द ग्लोब। जैसे कि आप लोग देखते हैं जब शिवरात्रि होती है तो उसमें लोग जो भांग पीते हैं तो उसमें भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। हमारा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकिंग आल्सो पेव द हार्ड ड्रग। टोबैको जो लोग यूज कर रहे हैं, कब से यूज कर रहे हैं, ह्यूमन के द्वारा 400 साल पहले से यूज कर रहे हैं टोबैको, या तो इसकी स्मोकिंग करते हैं या फिर इसकी चिविंग करते हैं या फिर स्नफ करते हैं। जो टोबैको होते हैं उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे क्या कहते हैं, निकोटीन। निकोटीन एक एल्कलॉइड होता है। निकोटीन कहाँ पर जाकर एक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड पर, और किसका सिक्रीशन करवा देता है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन का। अब जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। जो स्मोकिंग है उससे लंग का कैंसर का रिस्क इंक्रीज कर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर का, थ्रोट का, ब्रोंकाइटिस का, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर। टोबैको चिविंग की बात करें तो ये ओरल कैंसर का रिस्क इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर स्मोकिंग से क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्लड में ज्यादा हो जाते हैं, जिससे जो हीम बाउंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके ब्लड में जाने लगता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की एफिनिटी है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में 200 से 250 गुना ज्यादा होती है। अब क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएंगे, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं एडोलेसेंस पीरियड का, जो कि आपका 12 to 18 ईयर्स को बोला जाता है। चलिए यहाँ पर बाकी इसको आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर एक है विड्रॉल सिंड्रोम। जैसे देखिए कि अगर कोई पर्सन है रेगुलर वो ड्रग्स या अल्कोहल ले रहा है, अगर उसे ड्रग्स या अल्कोहल कुछ टाइम के बाद नहीं मिला, उसमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं जिसे क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स या विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। देखिए जरा, इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल एब्रप्टली डिसकंटिन्यू, ठीक, दिस इज करेक्टराइज, उसमें क्या होगा, एंजाइटी होगी, सैकीनेस होगा, नोजिया होगी, स्वेटिंग होगी, ये सारी चीजें आने लगती है। तो इस केस में इसे क्या बोला जाता है, विड्रॉल सिम्टम कहा जाता है। देखिए जब आप एक्सेसिव डोज ड्रग का लेते हैं तो क्या होता है, एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग मे लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रिस्पायरेटरी फेल्योर, हार्ट फेल्योर और सेरिब्रल हेमरेज, ये सारी चीजें आपको हो सकती है।
देखिए एक टर्म है हाँ, यहाँ पर देखिए जो एड्स एंड हेपेटाइटिस बी होते हैं, ये क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, ये बहुत ही घातक होते हैं और दोनों ट्रांसमिटेड होते हैं कैसे, सेक्सुअल कांटेक्ट आर इन्फेक्टेड ब्लड से। एक देखिए यहाँ पर सिरोसिस है, अगर यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस मे आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, it could lead to heavy drinking in adulthood, the chronic use of drug। देखिए जो क्रोनिक यूज होता है ड्रग एंड अल्कोहल का तो डैमेज करता है नर्वस सिस्टम एंड लीवर को, लीवर में ये लीवर सिरोसिस कॉज करता है। अगर देखिए एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया जाता है तो भी ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है किसमें, फीटस में। और यहाँ पर देखिए कुछ साइड इफेक्ट हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। जैसे बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉयड इन फीमेल, अगर फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉयड ले रही है तो उसमें क्या होगा, मस्कुलिनाइजेशन होता है, मेल्स लाइक फीचर आने लगते हैं, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, उसके मूड स्विंग करने लगते हैं, डिप्रेशन होता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, एक्सेसिव हेयर आ जाते हैं उसके फेस पर, बॉडी पर, क्लाइटोरिस का इनलार्जमेंट हो जाता है और उसकी जो वॉइस है वो डीप हो जाती है। वहीं पर मेल में अगर बात करें तो मेल में क्या सिम्टम आएंगे, मेल में एक्ने होता है, इनका भी एग्रेसिवनेस इंक्रीज कर जाता है, इनका भी मूड स्विंग करता है, इनमें भी डिप्रेशन होता है, इनमें टेस्टिकल की साइज रिड्यूस करती है। अगर फीमेल आपका स्टेरॉयड एनाबॉलिक स्टेरॉयड ले रही है तो उसमें देखिए क्या किसकी साइज इंक्रीज कर रही है, क्लाइटोरिस का, और मेल में टेस्टिकल का साइज इंक्रीज करता है और जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज कर जाता है। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिस्फंक्शन होता है, ब्रेस्ट का भी इनलार्जमेंट हो जाता है, प्री मैच्योर बार्डनेस आ जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का भी इनलार्जमेंट हो जाता है। देखिए इन द एडोलेसेंट मेल और फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। चलिए तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब जल्द ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल। तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, देन डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाएंगे इस 2026 में। थैंक यू।